ये रोते बिलखते लोग और दुनियावी जहन्नुम बना जमीन का टुकड़ा, ये गजा है जिसकी तस्वीरें साल 2023 से लेकर अब 2026 तक दुनिया ने देखी है। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। कहा जाता है कि इंसान कितना भी जालिम हो, कितना भी दिमाग की सुनकर चलता हो, लेकिन उसकी करनी का गवाह या उसकी करनी की गवाही एक वक्त ऐसा आता है जब उसका जिस्म देता है। कुरान में सूरा अल अनआम में कहा गया है कि जो लोग जुल्म करते हैं वो कभी भी समृद्ध नहीं होंगे। ये अल्लाह अज़्ज़ोवजल का वादा है। इसके मायने है कि वो दुनिया में कामयाबी को सच्चे अर्थों में कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्हें आखिरत में भी इसके परिणाम, इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इस तरह दोनों दुनियाओं में हार तय है। अब खबर है कि गजा को दुनिया का नर्क, दुनिया का जहन्नुम बनाने वाली इस्राइल डिफेंस फोर्स मानसिक और शारीरिक दिक्कतों से जूझ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि नेतन्याहू सरकार के जरिए जबरन जंग थोपने की वजह से बड़ी तादाद में इस्राएली फौजी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। गजा नरसंहार में बड़ा रोल निभाने वाले इस्राइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के टॉप खुफिया अधिकारी रहे ब्रिगेडियर जनरल अमित सार का 1 जनवरी को इंतकाल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 47 साल के अमित सार लंबे वक्त तक ब्रेन कैंसर जैसी बीमारी से जूझते रहे। अमित सार का शुमार इस्राइल के तेज तर्रार और नामवर अफसरों में होता रहा था। अमित सार 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमले के वक्त आईडीएफ के सीक्रेट रिसर्च विंग में थे। 3 सालों से ज्यादा वक्त तक इस्राइल के टॉप इंटेलिजेंस एवेल्यूएटर के तौर पर उन्होंने काम किया। गजा में नस्लकुशी का आरोप लगाने वाले अमित सार को भी बहुत हद तक जिम्मेदार मानते हैं। द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के महीनों में सार का इलाज अमेरिका में चल रहा था, लेकिन उनकी सेहत में सुधार नहीं हो सका। इस्राएल के हरेत्स मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2023 की शुरुआत में सार ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को 2 बार आगाह किया था। उन्होंने इंतबाह दिया था कि सरकार की विवादित जुडिशियल ओवरऑल योजना को लेकर देश में बढ़ता आंतरिक तनाव ईरान, हिजबुल्लाह और हमास जैसी तंजीमों को इस्राएल के खिलाफ कदम उठाने का मौका दे सकता है। अप्रैल 2024 में मैलिग्नेंट ट्यूमर के इलाज के चलते अमित सार ने अपने ओहदे से हटने का फैसला किया था और इससे पहले ही उन्होंने संकेत दिए थे कि खुफिया नाकामियों की जिम्मेदारी लेते हुए वो इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच इस्राइल पर गजा में नस्लकुशी यानी जेनोसाइड या फिर कहें नरसंहार के आरोप लगते रहे। बीबीसी की सितंबर 2025 की एक खबर के मुताबिक साल 2023 में हमास के साथ जंग शुरू होने के बाद से इंटरनेशनल कानून के तहत 5 में से 4 ऐसी जेनोसाइड, नस्लकुशी या जनसंहार जैसी हरकतें हैं जो इस फैसले तक पहुंचने के लिए काफी हैं कि गजा में नस्लकुशी की गई इस्राएल के जरिए। इनमें समूह में लोगों को मारना, उन्हें फिजिकली और मेंटली गंभीर नुकसान पहुंचाना, समूह को तबाह करने के लिए जानबूझकर हालात पैदा करना और बच्चों को पैदा होने से रोकना शामिल है। इस रिपोर्ट में इस्राएली नेताओं के बयानों और इस्राएली सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के तरीकों को नरसंहार के इरादे के सबूतों के तौर पर देखा गया। हालांकि इस्राएल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा था कि वो इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हैं और उन्होंने इसे गलत और झूठा बताया था। इन मौतों और तबाही की बड़े पैमाने पर निंदा हुई थी। तुर्की और ब्राजील समेत कई देशों और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और यूएन के कुछ एक्सपर्ट ने कहा भी था कि इस्राएल ने गजा में जनसंहार किया है, नस्लकुशी की है। बाद में साल 2025 में कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि इस्राएल आर्मी के मेडिकल और मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट ने
कई ऐसे मामले रिकॉर्ड किए जिसमें इस्राएली फौज के कई लोग सीवियर मेंटल टेंशन और जंग की वजह से ट्रॉमा और थकान से मुतासिर हुए, प्रभावित हुए। गंभीर बीमारियों से ग्रसित इस्राएली फौजी अपनी ही जान ले रहे थे। वहीं कई सैनिक स्पेशल साइकेट्रिक केयर सेंटर में इलाज करा रहे थे। इस्राएली आर्मी आईडीएफ के एक जिम्मेदार सोर्स के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि जंग के मैदान में मौजूद कई लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD और दूसरी साइकोलॉजिकल दिक्कतों से जूझ रहे हैं। लेकिन गजा में हमास के साथ सीज फायर के बावजूद इस्राइल का रवैया गजा को लेकर नहीं बदला है, जिसके चलते वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के निशाने पर आ गया है। इस्राइल ने गजा में काम कर रही कई इंटरनेशनल इमदादी तंजीमों और मानवीय संगठनों पर रोक लगा दी है फिर से, जिससे वहां राहत और मदद का काम बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है। इस फैसले के बाद गजा के हालात और भी ज्यादा गंभीर होने की चेतावनी दी जा रही है, जबकि हमास इस्राइल के सभी बंधकों को सीज फायर के बाद ही छोड़ चुका है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने इस्राइल के इस कदम की कड़ी निंदा की है और सख्त मजम्मत की है। लीग के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा है कि ये इंटरनेशनल कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। उनका कहना है कि गजा में पहले से ही हालात बेहद खराब हैं और ऐसे में मानवीय संगठनों पर पाबंदी लगाने से और भी ज्यादा भयावह स्थिति बनेगी। डॉक्टर अल ईसा ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और गजा तक बिना किसी रुकावट के इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए दबाव बनाए। उन्होंने ये भी कहा कि राहत के कामों में जुटे लोगों और इंसानी मददगारों को सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। गौरतलब है कि इस्राइल ने गजा में काम कर रहे 37 संगठनों की गतिविधियों को निलंबित करने की घोषणा की है, जिनमें डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, ऑक्सफेम और कैरिटास जैसे बड़े नाम शामिल हैं। हमास के साथ सीज फायर से पहले तो इस्राइल ने गजा को ब्लॉक कर दिया था, वहां इंटरनेशनल मदद रोक दी गई थी, बॉर्डर सील थी और लगातार हमले हो रहे थे। 2025 के रमजान के बीचों बीच इस्राइल ने एक कदम उठाया था और उसके बाद से अक्टूबर में हुए इस्राइल हमास सीज फायर तक हजारों जानें गईं और इनमें खवातीन और बच्चे शामिल थे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अब तक 70,000 से ज्यादा लोग गजा में मारे जा चुके हैं, लेकिन ये तादाद इससे भी कहीं ज्यादा है। इधर गजा में मुश्किल हालात पैदा किए जा रहे हैं, उधर लेबनान से जंग का एक और मोर्चा खुलने जा रहा है। लेबनान में ईरान हिमायती तंजीम हिजबुल्लाह की हथियार डालने की डेडलाइन पूरी होती जा रही है। हिजबुल्लाह पहले ही कह चुका है कि वो हथियार नहीं डालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक इस्राइल लेबनान से पीछे नहीं हटता, हिजबुल्लाह के हथियार डालने का सवाल ही नहीं उठता। हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 थी, जो अब निकल चुकी है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे असलहे हमारी रूह हैं, हमारी आत्मा है, हम उन्हें खुद से अलग नहीं करेंगे और इस्राइल के अपनी सरहद पर रहते तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे में पूरे हालात बन रहे हैं कि लेबनान की तरफ से जंग का मोर्चा एक बार फिर खुल जाए। इस्राइल रुक नहीं रहा है और रेजिस्टेंस को लगातार चैलेंज कर रहा है। तो गजा में इमदाद को, मदद को एकाएक रोका जाना और इधर दूसरी तरफ लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह पर दबाव बनाने की मियाद खत्म हो जाना, क्या कुछ बड़ा होने वाला है फिर से मिडिल ईस्ट में 2026 की शुरुआत में? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के शांति प्रस्ताव का क्या होगा, जो वो दुनिया में शांति कराना चाहते हैं, जंग बंदी चाहते हैं? क्या इस्राइल उसका उल्लंघन कर रहा है, खिलाफ वर्जी कर रहा है? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स पर बताइए। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।